नमस्ते बच्चों, बीए द्वितीय वर्ष की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम केंद्र राज्य संबंध पर बात करेंगे। देखिए बच्चों, संघीय संविधान राष्ट्रीय प्रभुता तथा राज्य प्रभुता के बीच जो कि दिखने में विरोधी लगती है, लेकिन सामंजस्य पैदा करने का प्रयत्न करता है। संविधान के अंतरंग में कुछ ऐसे उपबंध होते हैं जो सामंजस्य के तौर तरीकों पर प्रकाश डालते हैं। केंद्र एवं राज्यों की सरकारों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंधों की स्थापना करने वाली संघ प्रणाली को सहकारी संघवाद की संज्ञा दी जाती है। इस व्यवस्था में संघीय सरकार शक्तिशाली तो होती है, किंतु राज्य सरकारें भी अपने क्षेत्रों में कमजोर नहीं होती। साथ ही दोनों ही सरकारों की एक दूसरे पर निर्भरता इस व्यवस्था का मुख्य लक्षण होता है। संघवाद क्या होता है ये अपन पूर्व में स्पष्ट कर चुके हैं, क्योंकि भारत की संघात्मक व्यवस्था हमने अच्छे से देखी है। संघवाद का बुनियादी तत्व है शक्तियों का विभाजन। सहकारी संघवाद में शक्तियों के विभाजन के उपरांत भी केंद्र एवं राज्यों के बीच अनंत क्षेत्रीय सहयोग पर बल दिया जाता है। यह सहयोग केंद्र एवं प्रादेशिक सरकारों के बीच ही नहीं, अपितु प्रादेशिक सरकारों एवं असंख्य राजनीतिक संरचनाओं के मध्य भी दिखाई देता है। भारतीय संविधान में भी ऐसी स्थिति अपनाने की चेष्टा की गई है। अमेरिका के संविधान के विपरीत, जिसमें केंद्र सरकार की शक्तियों को स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है एवं अवशेष शक्तियां राज्यों को दी गई है। स्पष्ट ये ध्यान रखिएगा बच्चों, आपके कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है, जबकि हमारे भारत में ये शक्तियां केंद्र के पास है। भारत के संविधान ने केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के वितरण की एक अधिक निश्चित और सुस्पष्ट योजना बनाई है। संविधान के आधार पर संघ तथा राज्यों के संबंधों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। आज हम भारतीय संघ में केंद्र राज्य के विधायी संबंधों पर ही चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, संघ व राज्य के विधायी संबंधों का संचालन 3 सूचियों के आधार पर किया जाता है, जिसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची कहा जाता है, और बाकी विषय अवशेष विषय के अंतर्गत आते हैं। इन सूचियों को 7वीं अनुसूची में रखा गया है। बात करते हैं हम संघ सूची की। इस सूची में राष्ट्रीय महत्व के वे विषय हैं जिनका संबंध संपूर्ण देश से एक ही प्रकार की नीति को अपनाने के लिए आवश्यक होता है। इस सूची के सभी विषयों में विधि निर्माण का अधिकार संघीय संसद को प्राप्त है। इस सूची में कुल 97 विषय हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख है, जैसे रक्षा, विदेश, युद्ध संधि, नागरिकता, विदेशी, संचार, डाक, तार, टेलीफोन, बैंक, खनिज, बीमा आदि। दूसरी होती है बेटा राज्य सूची। इस सूची में वे विषय होते हैं जो क्षेत्रीय महत्व के होते हैं, मतलब स्थानीय स्तर के एक राज्य से रिलेटेड होते हैं। इस सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार राज्यों की व्यवस्थापिका को प्राप्त होता है। इस सूची में 66 विषय हैं, जिनमें पुलिस, न्याय, जेल, सड़कें, कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन प्रमुख है। तीसरी सूची समवर्ती सूची के नाम से जानी जाती है। औपचारिक रूप से और कानूनी दृष्टि से इन तीनों सूचियों के विषयों की संख्या वही बनी हुई है जो मूल संविधान में थी। इस सूची में साधारणतया वे विषय रखे गए हैं जिनका महत्व संघीय एवं क्षेत्रीय दोनों ही दृष्टियों से है। इस सूची के विषयों पर संघ तथा राज्य दोनों को ही कानून निर्माण का अधिकार प्राप्त है। यदि इस सूची के किसी विषय पर संघ तथा राज्य सरकार द्वारा निर्मित कानून परस्पर विरोधी हो तो सामान्यतः संघ का कानून ही मान्य होता है। इस सूची में 47 विषय हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं फौजदारी, विधि तथा प्रक्रिया, निवारक निरोधक, विवाह विच्छेद, दत्तक और उत्तराधिकार, कारखाने, श्रमिक संघ, औद्योगिक विवाद, सामाजिक सुरक्षा आदि। मूल संविधान द्वारा केंद्र सरकार और इकाइयों की सरकार के बीच जो शक्ति विभाजन किया गया था, उसमें 42वें संविधान संशोधन द्वारा कुछ परिवर्तन किए गए और राज्य सूची के जो 4 विषय थे, शिक्षा, वन, वन्यजीव, पक्षी, इनको समवर्ती सूची में डाल दिया गया और एक नवीन विषय जनसंख्या नियंत्रण को भी जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप राज्य सूची के विषयों की संख्या घटकर 62 रह गई और समवर्ती सूची के विषयों की संख्या बढ़कर 52 हो गई। लेकिन यह स्थिति मात्र गणना की दृष्टि से है। संविधान के अध्ययन के अंतर्गत गणना की तुलना में अधिक महत्व संवैधानिक दृष्टि का होता है। तो संवैधानिक दृष्टि से आज भी संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय
97, 66 और 47 ही बने हुए हैं। संवर्धित सूची में जो विषय बढ़ाए गए हैं उनमें से कुछ जोड़ दिए गए हैं राज्य सूची के विषय। अब नेक्स्ट है बच्चों अवशेष विषय। संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया में तो कानून निर्माण का अधिकार जो अवशेष विषय पर वो राज्यों को दिया गया, मैंने पहले भी आपको स्पष्ट किया था। लेकिन भारत में कनाडा की भांति ये अधिकार केंद्र को दिया गया है, मतलब संघीय व्यवस्थापिका को ये अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये क्लियर हो गया बच्चों कि 3 सूची है और अवशेष विषय केंद्र को प्रदान किए गए हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, मैंने आपको ये स्पष्ट किया ना कि राज्य सूची के विषयों पे कानून राज्य बनाता है, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि राज्य सूची के कुछ विषयों पे भी कभी कभी संसद कानून बनाती है। अब देखिए क्यों। संविधान ने तो शक्ति विभाजन कर दिया बेटा। संसद द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर और किसी राज्य की व्यवस्थापिका द्वारा संघीय सूची के किसी विषय पर निर्मित कानून अवैध होगा, लेकिन संसद के द्वारा कुछ विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत राष्ट्रीय हित तथा राष्ट्रीय एकता हेतु राज्य सूची के विषयों पर भी कानून का निर्माण किया जा सकता है। अब देखिए क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला, राज्य सूची का विषय राष्ट्रीय महत्व का होने पे अनुच्छेद 249 ये कहता है बच्चों कि अगर राज्य सूची का कोई विषय है और वो राष्ट्रीय महत्व का है। अब राष्ट्रीय महत्व का घोषित कौन करेगा? अब आप याद कीजिए, राज्यसभा में मैंने आपको राज्यसभा की 2 विशिष्ट शक्तियाँ बताई थी, उसमें से एक आपको बताई थी अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्य सूची के किसी विषय को राज्यसभा राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। तो जब राज्यसभा ने राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया तो उस पर कानून कौन बनाएगी? संसद। फर्स्ट क्लियर हो गया। सेकंड है बच्चों राज्य विधानमंडलों द्वारा इच्छा प्रकट करने का। अब देखिए बच्चों, अनुच्छेद 252 कहता है कि यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल ये प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का हमारा ये विषय है, इस पे संसद द्वारा कानून निर्माण किया जाए, तो उन राज्यों के लिए उन विषयों पर अधिनियम बनाने का अधिकार संसद को प्राप्त हो जाता है। राज्यों के विधानमंडल न तो इसे संशोधित कर सकते हैं और न ही इन्हें पूर्ण रूप से समाप्त ही कर सकते हैं। सेकंड स्थिति क्लियर है। ये देखिए बच्चों, कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप इसे थोड़ा अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट है संकटकालीन घोषणा। अब जब मैंने आपको आपातकालीन शक्तियाँ पढ़ाई थी तब भी मैंने इसे स्पष्ट किया था। तो संकटकालीन घोषणा की स्थिति में राज्य की समस्त विधायिनी शक्ति पर भारतीय संसद को अधिकार प्राप्त हो जाता है और इस घोषणा की समाप्ति के 6 माह बाद तक संसद द्वारा निर्मित कानून पूर्ववत चलते रहते हैं। फिर नेक्स्ट है बच्चों, विदेशी राज्य से अगर कोई संधि की गई है, विदेशी राज्य से संधि की गई है और वो विषय राज्य सूची का विषय है, तो सहयोग के आधार पर किसी नवीन योजना का निर्माण किया गया है, तो इस संधि के पालन हेतु संघ सरकार को संपूर्ण भारत की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत पूर्णतया हस्तक्षेप और व्यवस्था करने का अधिकार होगा और इस स्थिति में संसद को राज्य सूची के विषय पे कानून निर्माण का अधिकार भी प्राप्त हो जाता है। फिर नेक्स्ट बच्चों, राज्य में संवैधानिक व्यवस्था भंग होने पर। अभी आपको आपातकालीन शक्तियों में 356 हमने किया था, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर लगने वाला आपातकाल। तो जब राज्यों में आपातकाल लग गया, संवैधानिक व्यवस्था विफल हो गई, तो ऐसी स्थिति में भी राज्य विधानमंडल के समस्त अधिकार भारतीय संसद को प्राप्त हो जाते हैं। अब देखिए, कुछ स्थिति ऐसी है जिसमें कुछ विधेयकों को विधानमंडल में रखने से पूर्व और कुछ की अंतिम स्वीकृति के लिए केंद्र का अनुमोदन आवश्यक होता है। अब कौन कौन सी स्थिति देखिए, अनुच्छेद 340 के अनुसार कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनके राज्य विधानमंडल में प्रस्तावित किए जाने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होती है। जैसे वे विधेयक जिनके द्वारा सार्वजनिक हित की दृष्टि से उस राज्य के अंदर या उसके बाहर व्यापार वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाए जाने हो। अनुच्छेद 31 ग के अनुसार राज्य सूची के ही कुछ विषयों पर राज्य की व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक उस दशा में अमान्य होंगे यदि उन्हें राष्ट्रपति के विचारार्थ न रोके रखा हो और उस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति न प्राप्त कर ली गई हो। अब देखिए, मतलब विधानसभा ने पारित कर लिया लेकिन राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। अब कौन से विधेयक हैं? किसी राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण के लिए बनाए गए कानून या संपत्ति सूचियों की विषयों के बारे में ऐसे कानूनों जो संसद के या उसके पहले गए कानूनों के प्रतिकूल हो। तो ऐसी स्थिति में
राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान रखना बच्चों, समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं, लेकिन अगर केंद्र और राज्य के कानून में विरोध है तो केंद्र का कानून मान्य होगा, राज्य का कानून मान्य नहीं होगा। इसको आप अच्छे से ध्यान रखना। अब नेक्स्ट है बच्चों, अब राज्य सूची पे कानून तो बना रही है, लेकिन राज्य सूची के कुछ विषयों पर केंद्र हस्तक्षेप भी करता है। अब देखिए कौन कौन से विषय है जिस पे देखिए केंद्र हस्तक्षेप करता है बच्चों। तो राज्यों को ये शिकायत, राज्य कई बार ये शिकायत करी कि केंद्र उद्योग, व्यापार, वाणिज्य पे भी कानून बनाता है, जबकि ये तो राज्य सूची के विषय। तो केंद्र ने क्या किया, 1951 में संसद ने एक उद्योग विकास एवं नियंत्रण अधिनियम पारित किया, जिसमें उन उद्योगों का उल्लेख किया गया जिन पर जनहित में केंद्र द्वारा नियंत्रण करना आवश्यक था। तो जनहित को देखते हुए कुछ उद्योगों से संबंधित कानून केंद्र के द्वारा बनाए जा सकते हैं। अब देखिए बच्चों, ये हमने सब देख लिया तो क्लियर है, भारत में साधारण या संघीय संसद तथा राज्यों के व्यवस्थापिकाओं के कार्यक्षेत्र संविधान द्वारा निर्धारित है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में संघ द्वारा राज्य सरकारों के कार्यक्षेत्र में अतिक्रमण किया जा सकता है, अगर वो जनहित में हो या परिस्थितियों के कारण हो। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा विधायी संबंध, केंद्र और राज्य के विधायी संबंध। आप इसे अच्छे से देखिए। इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम केंद्र राज्य के अगले संबंधों पे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।